नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने के पूरे आनंद की बात करता हूँ। हमेशा की तरह आज भी वही करूँगा और हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी बहुत बहुत ख़ास है। आज हम बहुत गहरे उतर करके रिलेशनशिप्स की बात करेंगे। मैं एक मुकदमे का जिक्र कर रहा हूँ। अदालत का फैसला इसी साल आया है 2021 में, वो भी 14 साल के बाद। 14 साल की लंबी कशमकश के बाद आज से 15 साल पहले 2006 में जयदीप मजुमदार और भारती जायसवाल मजुमदार ने शादी की। जयदीप आर्मी ऑफिसर है और भारती उत्तराखंड के टिहरी के एक सरकारी कॉलेज में फैकल्टी मेंबर है। शादी के 1 साल बाद ही दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। पति ने तलाक की अर्जी दे दी, जबकि पत्नी ने वैवाहिक रिश्तों की स्थापना के आदेश के लिए अदालत में अर्जी दे दी। भारती ने उसके बाद आर्मी के ऑफिसर्स को चिट्ठियां डालनी शुरू कर दी कि जयदीप तंग करता है, अच्छा बर्ताव नहीं करता, साथ नहीं रहता। पति ने इन सभी आरोपों से इनकार किया और चिट्ठियों को अपनी इज्जत के खिलाफ बताकर इसे क्रूएल्टी के बताया। पहली बात, तलाक का मामला 2007 में ही शुरू हो गया था, जिसका फैसला करने में अदालत को 14 साल लग गए। दोनों के लिए टाइम 14 साल के वनवास जैसा ही तो रहा होगा। सवाल ये है कि प्रेम विवाह हुआ, क्योंकि एक बंगाली और दूसरे या तो उत्तराखंड के या पंजाब के। लेकिन 1 साल बाद ही प्रेम विवाह के बाद दोनों एक दूसरे से ऊब भी गए, और ऊब गए तो अदालत चले गए। अफसरों को चिट्ठियां लिखने लगे, 14 साल रगड़े खाते रहे, अदालतों के चक्कर काटते रहे, वकीलों की फीस भरते रहे, लेकिन आपस में बैठकर अलग होने का फैसला नहीं कर सके। अगर कोई चीज़ जो हम बदल सकते हैं तो हमें बदलनी चाहिए। जो नहीं बदल सकते उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, और ये विवेक होना चाहिए कि हम क्या बदल सकते हैं, क्या हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है। और अगर स्वीकार भी नहीं कर सकते तो कम से कम अलग हो जाइए और प्रेम से अलग हो जाइए। दुनिया को दिखाने, खुद रगड़े खाने, वकीलों की फीस भरने, अदालत के चक्कर काटने, पुलिस के पास जाने की क्या ज़रूरत है। दोनों पढ़े लिखे, दोनों एक जैसे सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस के, बैठ करके रिश्तेदारों में या आपस में बैठ करके फैसला करने के बजाय 14 साल रगड़े खाते रहे। इफ़ यू कैन नॉट लिव विद द प्रॉब्लम, लीव द प्रॉब्लम। सो ये छोटी सी चीज़ भी इन दोनों के मामले में हमें देखने को नहीं मिली। हमारे स्कूल कॉलेज सिर्फ आमदनी के लिए तैयार करते हैं, जीवन के लिए क्यों नहीं तैयार करते। हमारे शिक्षाविद क्यों नहीं सोचते कि जीवन जीने का कोई मैनुअल तैयार करें और बच्चों को उसकी सीख दें। माता पिता भी क्यों सोच लेते हैं कि बच्चे खुद समझ लेंगे। बचपन से ही इस अहम काम के लिए सीख देना क्यों नहीं शुरू करते। क्या ज़रूरी है कि खुद माता पिता का ही जीवन सुखी हो और उनमें झगड़े ना हो रहे हों। उनको किसने मैनुअल दिया, या उन्होंने जीवन से क्या अब तक सीख लिया। कौन करेगा फिर ये सब। कब समझेंगे हम कि शिक्षा ज़रूरी है,
आमदनी ज़रूरी है, लेकिन जीवन का सुख सबसे पहले आता है। उसके बिना सब बेकार है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे, ताकि पति पत्नी के रूप में हम अपनी जिम्मेदारी समझ सकें और पेरेंट्स के रूप में अपने बच्चों को भविष्य के जीवन के लिए तैयार कर सकें। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार शाम को 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कोई मिल गया। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या आप फिर हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियो भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकती हैं, आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूँ, सब्सक्राइब करना या न करना आपकी चॉइस है। अभी 2 दिन पहले ही हमने गुरु पूर्णिमा मनाई, अपने गुरुजनों का सत्कार किया, उनकी शिक्षाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उनसे आशीर्वाद की कामना की। एक होता है अध्यापक यानी टीचर, और एक होता है गुरु। अध्यापक आपको रोजगार के काबिल बनाता है, गुरु आपको जिंदगी के काबिल बनाता है। स्कूल कॉलेज में टीचर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, गुरु कुछ अलग होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। गुरु गहरे उतरता है। गुरु के रूप में मैं सिर्फ पढ़ाता ही नहीं हूँ, सिखाता ही नहीं हूँ, बल्कि जिंदगियाँ बदलता हूँ। ये जो आधा घंटा मैं यहाँ आपके साथ लगाता हूँ, इसका एक ही उद्देश्य है कि आपका जीवन बदल सके और ज़्यादा खुशहाल हो सके, और भी ज़्यादा खुशहाल हो सके। ये जो एक हफ्ता बीच में बीतता है, इसमें मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि अब तक मेरे स्टूडेंट्स कितनी तरह की समस्याएं लेकर मेरे पास आए हैं। कितनी समस्याएं ऐसी हैं जो कॉमन हैं, कितनी समस्याएं ऐसी हैं जहां मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं और आपका जीवन बदल सकता हूं। मुझे इसके लिए पढ़ना तो नहीं पड़ता, पर सोचना ज़रूर पड़ता है। ये तो सोचना ही पड़ता है कि बताऊं क्या, जिससे आपको लाभ मिल सके, आपका जीवन बदल जाए और खुशहाल बन जाए और ज़्यादा खुशहाल बन जाए। यही कारण है कि हम अक्सर ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी की बात करते हैं और गहरे उतरकर कुछ नई चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और कुछ नया करके कुछ नया बनने की कोशिश करते हैं, ताकि हम खुद नए हो जाएं, कुछ अलग हो जाएं, कुछ बेहतर हो जाएं, खुद खुश रह सकें, हमेशा खुश रह सकें और अपने आसपास के लोगों के जीवन में कुछ नई खुशी भर सकें। तो आज भी हम गहरे उतरेंगे और कुछ नई बातें करेंगे। तैयार हो जाइए, ज्ञान के इस समंदर में कुछ गहरी डुबकी लगाएं और कुछ मोती चुन करके लाएं। हम सब जानते हैं कि खाना बनाना हो तो उसमें कई चीज़ें धीमी आंच पर पकती हैं। कढ़ाई में तेल डला हो और कोफ्ते बनाने हो तो आंच धीमी रखनी पड़ेगी, ताकि वो अंदर से भी पक जाएं। रिश्ते भी धीरे धीरे सहजता के साथ धीमी आंच पर पकते हैं
ऐसे ही पकाने चाहिए, वरना बाहर से तो पक जाएंगे, अंदर कच्चे रह जाएंगे। रिश्तों में एक और भी खासियत होती है, ये रोटी की तरह होते हैं, चपाती की तरह होते हैं। एक तरफ से पक जाएं तो पलटना पड़ता है, झाड़ना पड़ता है, ताकि दूसरी तरफ से भी पक जाएं, कच्चे ना रह जाएं, अधूरे ना रह जाएं। उन्हें धीरे धीरे मजबूत करते चलें, धीमी आंच पर पकाते चलें, ताकि जीवन सुखी हो जाए। स्त्री हो या पुरुष, रिश्तों की मजबूती का यही मूल मंत्र है। स्त्री और पुरुष गृहस्थ की गाड़ी के दो पहियों की तरह संतुलन में रहेंगे तो गाड़ी बढ़िया चलेगी, और जो कोई मिल गया है उससे जीवन निभता चलेगा। संतुलन कैसे हो, क्या तरीका है, क्या टेक्निक है, आज हम इसे ही सीखने की कोशिश करेंगे। अपने इस लाइव सेशन में मैं यही पूरी कोशिश करूंगा कि ये गुर आपके हाथ दे सकूं। पर हम जीवन की बात करें इससे पहले थोड़ी सी साइंस की बात करना ज़रूरी है, थोड़ी सी साइकोलॉजी की बात करना ज़रूरी है, फिर हम चलेंगे जीवन की फिलॉसफी पर सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री। ज़माना बदल गया है। एक टाइम था जब नाई जा कर के रिश्ते तय कराते थे। आज आपको ये बड़ा अजीब लगता होगा, पर ऐसा ही होता था। नाई देखता था दोनों परिवारों को, दोनों के स्टेटस को, दोनों का मैच मेकर नाई होता था, और नाई खुद ही रिश्ता पक्का कराता था। ज़माना कुछ आगे बढ़ा तो एक परिवार का मुखिया दूसरे परिवार के मुखिया को वचन दे देता था और रिश्ते बन जाते थे। फिर दोनों परिवार आपस में मिलने लग गए। परिवार के बड़े बूढ़े मिलते थे आपस में और रिश्ते तय हो जाते थे। उसके बाद परिवार के साथ साथ लड़का लड़की भी एक दूसरे को देखने लगे। बात कुछ और आगे बढ़ी तो जब दोनों परिवार आपस में मिलने लगे तो लड़का लड़की को आपस में बात करने का, अलग होकर बैठने का टाइम दिया जाने लगा। अब ज़माना और है। शिक्षा के कारण, कामकाज के कारण लड़का लड़की आपस में मिलते हैं। अक्सर घर से बाहर मिलने का जुगाड़ होता है, ऑफिस में, ट्रेन में, बस में, रेस्टोरेंट में, होटल में, कहीं भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, और कभी परिवार की मर्ज़ी से और कभी बिना मर्ज़ी के आपस में शादी कर लेते हैं। कई बार तो परिवारों को पता ही तब चलता है जब शादी हो चुकी होती है। ये आज के ज़माने की सच्चाई है और हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन फिर भी बच्चों की हेल्प ज़रूर कर सकते हैं कि उनका डिसीज़न उनके लिए जान की आफत ना बन जाए। शादी हो तो खुश मिजाजी हो, गले पड़ा ढोल ना हो, गले की फांस ना हो। तो आइए इसी पर बात करते हैं। शिक्षा देने का तरीका सिर्फ यही नहीं है कि हम बच्चों को सीधे सीधे कुछ कहें, बल्कि बहुत से इनडायरेक्ट तरीके होते हैं किसी को अपनी बात समझाने के। मैं एक चुटकुले से अपनी बात समझाने की कोशिश करूँगा। एक लेडी ने अपने बच्चे को एक नए स्कूल में एडमिशन दिलवाया, तो उस लेडी ने बच्चे की क्लास टीचर को कहा कि मेरा बच्चा बहुत शरारती है, पर बहुत डरपोक भी है। ये जब भी कोई शरारत करे, आप ना ऐसा करना, इसके साथ बैठे बच्चे को कस के थप्पड़ मारना, बस ये समझ जाएगा और फिर शरारत नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हम अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं से बात करें। पति पत्नी आपस में बात करते हैं और बच्चे सुन रहे हैं तो बच्चे उससे भी सीखते हैं। आपके घर कोई आपकी सहेली आई, आप उनसे बात कर रही हैं तो बच्चे उससे भी सीखते हैं। यानी सिखाने का तरीका डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मौका देखकर, बच्चे का स्वभाव समझकर आप तय कर सकती हैं कि कौन सा तरीका ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके बच्चों के लिए। खैर, पहले ये समझ लें कि सिखाना है क्या। तो सबसे पहले साइंस की बात। दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे की मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी ले लेनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि दोनों का ब्लड ग्रुप कंपैटिबल है या नहीं। कुंडली मिलाना या ना मिलाना आपके विश्वास पर निर्भर करता है, पर ब्लड ग्रुप ज़रूर मिला लें, क्योंकि ब्लड ग्रुप कंपैटिबल हो गया तो संतान स्वस्थ होगी। आगे होने वाले बच्चों की बेहतरी के लिए ज़रूरी है
कि माँ बाप का ब्लड ग्रुप कंपैटिबल हो। ब्लड ग्रुप कंपैटिबल होगा तो भविष्य की बहुत सी परेशानियों से बच सकेंगे। अब थोड़ा सा मनोविज्ञान भी समझ लेते हैं, साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। ये ज़रूरी है कि दोनों का स्वभाव कैसा है, इसको परखना, देखना, मिलाना ज़रूरी है। उनमें कोई गिल्ट की भावना तो नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी तो नहीं, मुसीबत के समय इमोशनल कंट्रोल कैसा है, दोनों के सपने क्या हैं, दोनों का गोल क्या है, करियर को लेकर दोनों की नीयत क्या है, इन सब को मैच करना ज़रूरी है। ये बातें आप बच्चों को डायरेक्टली भी बता सकते हैं और इनडायरेक्टली भी। इसे मैं आपके डिस्क्रिप्शन पर, आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। मैं यहाँ एक ज़रूरी बात आपके ध्यान में और लाना चाहता हूँ। वो ज़रूरी बात ये है कि जब पति पत्नी में नहीं बनती तो अक्सर पत्नी कहती है कि ये वैसे नहीं निकले जैसा मैंने सोचा था, और पति भी यही कहता है कि ये वैसी नहीं निकली जैसा मैंने सोचा था। अरे भाई, सोचा था का क्या मतलब है? सामने वाला ज्योतिषी है क्या जो आपके दिल की बात आपके बिना कहे जान ले? कहा क्यों नहीं? शुरू में ही स्पष्ट क्यों नहीं कर दिया? क्यों नहीं ये बताया कि मेरी आदत इस तरह की है और मेरी ज़रूरत ये है? बोलो, मंजूर है या नहीं है? मंजूर है इस आदत के साथ और मेरी इस ज़रूरत के साथ एडजस्ट कर सकते हो तो शादी करें, वरना अपनी अपनी राह देखें। जब किसी से पूछें कि आपकी पसंद क्या है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, तो अक्सर लोग ये बताने लग जाते हैं कि उनकी नापसंद क्या है। उन्हें ये तो पता होता है कि नापसंद क्या है, पर पसंद का पता नहीं होता। ये तो पता होता है कि जो आदमी साथ है वो हमारे माफिक नहीं है, पर कैसा आदमी होना चाहिए इसका कोई जवाब नहीं। वहाँ कोई स्पष्ट आइडिया नहीं होता, अपनी पसंद के बारे में खुद वही क्लियर नहीं होते, तो फिर सामने वाले को कैसे पता होगा कि आपकी पसंद क्या है? और क्या आपने पूछा था कि सामने वाले की आदतें क्या हैं, पसंद नापसंद क्या है? क्या आप उसके लिए एडजस्ट करने को तैयार थे? इस सवाल को हल किए बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वरना हमेशा का क्लेश बना रहेगा। ये थी जीवन के व्यवहार की बात। अब हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो कोई जो मिल गया, चाहे आपने चुना, माँ बाप ने चुना, बच्चों ने चुना, जो भी मिल गया, उसके साथ ज़िंदगी बेहतर बनाने की जुगत कैसे करें। भारतवर्ष में जब शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेते हैं। उसे सप्तपदी कहा जाता है। इन 7 फेरों का जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन शादी की भाग दौड़ में, मेहमानों की आवभगत में, शादी की खुशी में और बाद में हनीमून की जल्दी में हम भूल जाते हैं कि 7 फेरे क्या थे, किस लिए थे। शादी के बाद अक्सर 1 बार 2 बार शादी का वीडियो देखते भी हैं तो ज़्यादा ये देखते हैं कि बारात में कौन कौन नाचा, किसका डांस सबसे बढ़िया था, किसने कितने पैसे लुटाए, वगैरह वगैरह। सप्तपदी को देखते भी हैं तो 2-4 दिन में भूल जाते हैं। जो ज़िंदगी का लेसन है, खुशहाली का राज हो सकता है, उसकी ओर हम ध्यान ही नहीं देते। तो आज हम इस सप्तपदी की बात करेंगे, इसकी फ़िलॉसफी की बात करेंगे, इसके जीवन दर्शन की बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं और उन शिक्षाओं से हमारे जीवन में खुशहाली कैसे आ सकती है। ये जो 7 फेरे हैं, ये जीवन का विज्ञान है। पहले 4 फेरों में दूल्हा आगे चलता है और दुल्हन उसके पीछे आती है। हर फेरे में दूल्हा एक नया वचन देता है। दुल्हन उन वचनों से संतुष्ट होती है और स्वीकार करती है कि दूल्हा उसका पति बनने के योग्य है। तब वह आगे आ जाती है और दूल्हे को अपनी ओर से वचन देती है। दोनों एक दूसरे को जो वचन देते हैं, सिर्फ उन्हें ही समझ लें तो जीवन बदल जाएगा। इसलिए आइए इन 7 फेरों की बात करते हैं, इन 7 वचनों की बात करते हैं। 7 फेरों के दौरान दूल्हा दुल्हन दोनों ही एक दूसरे का दायां हाथ पकड़कर चलते हैं। दूल्हा अग्नि के चारों ओर अपनी दुल्हन के आगे आगे चलता हुआ कहता है, ओम ईशा एकापदी भव।
जिसका अर्थ है तुम्हारे पति के रूप में मैं तुम्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सुख दूंगा। दूसरे फेरे के समय दूल्हा वचन देता है ओम ऊर्जवे द्विपदी भव, जिसका अर्थ है कि मैं वायदा करता हूँ कि हम साथ साथ उन्नति करेंगे और हमारे आपसी रिश्तों में और मजबूती आती रहेगी। ये रिश्ते विकसित होते रहेंगे, परिपक्व होते रहेंगे, मैच्योर होते रहेंगे, इवॉल्व होते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि दूल्हा कहता है कि वैवाहिक जीवन के दौरान हम एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझेंगे और अपने व्यवहार में वो बदलाव लाएंगे जिसकी ज़रूरत होगी। ये दूसरे फेरे में दूल्हे का वचन है। समझने वाली बात ये है कि वचन हालांकि दूल्हे का है, लेकिन ये दूल्हा दुल्हन दोनों के लिए बहुत बड़ी सीख है। किसी भी शादी का वीडियो देखते हुए आप इसे देख सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं और उन्हें इस यूनिवर्सल टाइमलेस सीख को सीखने का मौका दे सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि पहले खुद आपको सीखना होगा। अगर पति पत्नी के रूप में आप लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे से एडजस्ट नहीं करते या नहीं कर पाते, तो बच्चे वो सीखेंगे जो आप करते हैं, वो नहीं जो आप कहना चाह रहे हैं या कहते हैं। इसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और अगर खुद आपने इसे व्यवहार में उतार लिया तो आपका जीवन भी तो सुधरेगा और निखरेगा भी। तीसरे फेरे में दूल्हा कहता है ओम रायश पोषाया त्रिपदी भव, जिसका अर्थ है कि मैं वचन देता हूँ कि तुम मेरे साथ धन धान्य से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करोगी और मैं तुम्हारी ज़रूरतों का ध्यान रखूँगा। चौथे फेरे में दूल्हे का वचन होता है ओम मायो भव्याया चतुष्पदी भव, जिसका अर्थ है कि खुद मैं खुश रहूँगा और तुम्हें खुश रखूँगा। दूल्हे की ओर से समाज के प्रमुख लोगों और नाते रिश्तेदारों के सामने दिए गए इन 4 वचनों से संतुष्ट होकर दुल्हन अपने आगे चल रहे व्यक्ति को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है और फिर अपने मन में कहती है कि मैं आपके वचनों से संतुष्ट हूँ और मैं भी दिलो जान से चाहती हूँ कि हमारा गृहस्थ जीवन सुखमय रहे। इसके लिए अब मैं भी आपको कुछ वचन देती हूँ। ये सोचकर दुल्हन अब आगे आ जाती है और दूल्हा पीछे हो जाता है। दुल्हन के आगे आने का एक और अर्थ है और वो अर्थ ये है कि घर औरत से चलता है, बल्कि घर बनता ही औरत से है, वरना वो घर नहीं है, मकान है। होम नहीं है, हाउस है, ईंटों का जमावड़ा है। तो अब दुल्हन आगे आ जाती है क्योंकि वो होने वाली होम मिनिस्टर है। 5वें फेरे में आगे चलते हुए दुल्हन वचन देती है ओम प्रजाभ्य पंचपदी भव, मैं वचन देती हूँ कि मैं हमारे बच्चों का ध्यान रखूँगी, प्यार से और धीरज से उनका पालन पोषण करूँगी, उन्हें अच्छे गुण दूँगी। 6ठे फेरे में दुल्हन आगे कहती है ओम ऋतुभ्य शतपदी भव, जिसका अर्थ है कि मैं वचन देती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूँगी, तुम्हारी जवानी में भी, तुम्हारे बुढ़ापे में भी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगी, तुम्हारी अमीरी में भी और तुम्हारी गरीबी में भी, सुख में भी और दुख में भी। सुख हम मिलकर एंजॉय करेंगे और दुख मिलकर बांटेंगे। 7वें और आखिरी फेरे में दुल्हन कहती है ओम सखे सप्तपदी भव, जिसका अर्थ है कि मैं हमेशा तुम्हारी सहचरी रहूँगी, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त और सलाहकार रहूँगी, तुम्हें न्यायपूर्ण रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती रहूँगी। इस वचन की खूबसूरती देखिए। स्त्री कहती है कि मैं हमेशा तुम्हें न्यायपूर्ण रास्ते पर चलने की प्रेरणा दूँगी, गलत काम करने से मना करूँगी, अनैतिक काम करने से मना करूँगी, गैर कानूनी काम करने से मना करूँगी, समाज को अमान्य काम करने से मना करूँगी, ताकि तुम कभी भी कठिनाई में गलत स्टेप ना उठाओ या पैसे के लालच में या पैसे के घमंड में विजय माल्या ना बन जाओ, माहुल चौकसी ना बन जाओ, आसाराम ना बन जाओ। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी, तुम्हारी रोशनी बनूंगी,
मैं बच्चों की ही नहीं तुम्हारी भी गुरु बनूंगी, मैं गुरु बनकर दिखाऊंगी। और पति उसके उस रूप को स्वीकार करता है, उसे अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करता है और अपने घर की और दिल की चाबी पत्नी को सौंप देता है। याद रखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, कठिनाइयाँ आएंगी, अमीरी गरीबी आएगी, तब दोनों कितना धीरज रखते हैं, कितना विश्वास रखते हैं खुद पर और अपने पार्टनर पर, इससे शादी बच जाती है या टूट जाती है। जब जब कठिन समय आए, अपनी शादी का वीडियो देखिए, फेरों के साथ वचन देखिए और अपने कर्तव्य को याद कीजिए। आपकी शादी का वीडियो ना बना हो तो इसे देखिए, बार बार देखिए। मेरे YouTube चैनल का नाम है हैप्पीनेस गुरु PK खुराना। मेरे YouTube चैनल से देखिए, अपने बच्चों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि आपका और उनका जीवन खुशहाल हो जाए। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, हमने शुरू में ही कहा था कि रिश्ते धीरे धीरे पकते हैं, धीरे धीरे मजबूत होते हैं, मैच्योर होते हैं, इवॉल्व होते हैं। मैं उसी बात पर फिर लौटना चाहता हूँ। हम में से बहुत से लोग बहुत पाखंडी हैं, बहुत दिखावा करते हैं और असलियत से मुंह चुराते हैं। बच्चे हो जाएं तो घर में मोहब्बत की बात नहीं करनी, रोमांस की बात नहीं करनी। बच्चों के सामने माँ बाप को रिजर्व्ड रहना पड़ता है, माँ बाप के सामने बेटे बहू को रिजर्व्ड रहना पड़ता है। बहुत सा दिखावा है। अब ज़रा इस पर नज़रसानी करें। हम सब्जियां खाते हैं और स्वादिष्ट हो तो चटकारे लेकर खाते हैं, लेकिन सब्जियां स्वादिष्ट बनती कैसे हैं? एक महिला के रूप में, एक कुक के रूप में आप इसे बेहतर जानती हैं। सब्जियों में जो टेस्ट मेकर है वो है ग्रेवी, या अगर सब्ज़ी बिना ग्रेवी की है, सूखी है, ड्राई वेजिटेबल है, तो उसमें मसाला है टेस्ट मेकर। मसालेदार ग्रेवी वाली सब्ज़ी आप चटकारे लेकर खाते हैं, तो जीवन में ग्रेवी की ज़रूरत को क्यों भूल जाते हैं? मसालेदार जीवन, रसमय जीवन, सेक्समय जीवन, रोमांटिक जीवन ही सुखमय जीवन है। जीवन से रोमांस को ख़त्म मत होने दीजिए। जीवन की ग्रेवी बनाए रखिए, जीवन का मसाला बनाए रखिए। ये आपकी शादी का फेविकोल है। इस फेविकोल को सूखने मत दीजिए। शाइस्तगी रखिए, आप भी, बच्चे भी, पर खुद को समय दीजिए, अपने पार्टनर को समय दीजिए, अकेलेपन का सुख उठाइए, रोमांस बनाए रखिए। अपनी शादी में फेविकोल लगाइए, रोज़ लगाइए, कभी शारीरिक संपर्क से, कभी बातों से, कभी इशारों से, पर फेविकोल को सूखने मत दीजिए। ये तो थी शादी की बात। अब मैं आपको एक बोनस दे रहा हूँ। अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य नींद न आने की बीमारी से परेशान हो, इंसोम्निया से परेशान हो, सोते समय बीच में नींद खुल जाए और फिर नींद न आती हो, बिस्तर पर करवटें बदलते टाइम गुजर जाता हो, तो मुझे मैसेज कीजिए। एक फ्री का कोर्स है, मुफ्त में अवेलेबल है, पैसे नहीं खर्चने, बस समय लगाना है, वो भी सिर्फ 3 घंटे, और सिर्फ एक बार 3 घंटे, सिर्फ एक बार। कोर्स का वीडियो आपको मुफ्त में मिल जाएगा, उसे देखिए, जितनी बार चाहें उतनी बार देखिए, और नींद ना आने की परेशानी से छुटकारा पाइए हमेशा के लिए, बिना किसी दवाई के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी ड्रग के, और कोर्स भी बिल्कुल मुफ्त। अगर ज़रूरत हो या इच्छा हो तो मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है ही, फिर भी नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 6284696674। मुझे व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन कॉल नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप में अपना नाम और अपना ईमेल आईडी लिखिए, बस कोर्स आपको भिजवा दिया जाएगा। आपको खुद ज़रूरत ना हो, आपके आसपास के किसी व्यक्ति को नींद ना आने की परेशानी हो, तो बस उन्हें इसकी जानकारी दीजिए, कोर्स उनको भिजवा दिया जाएगा। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो, तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी info@mailpkk पर या फिर मेरे नंबर 6284696674 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका
गृह लक्ष्मी के फेसबुक पेज पर मेरे लाइव सेशन का आज का टॉपिक कोई मिल गया अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु PK खुराना को आप इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।